नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मायावती ने आकाश का प्रमोशन करते हुए बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है और ये पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मायावती के बाद आता है। आकाश दूसरे नंबर के पावरफुल नेता बसपा में हो गए हैं और अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय और साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्ष की काम की समीक्षा करना होगा और वो सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा 4 के स्थान पर 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। मायावती ने विश्वनाथ पाल को फिर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजेश तंवर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं रमाकांत मध्य प्रदेश अध्यक्ष और श्याम टंडन छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले बीते मई महीने में मायावती ने आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो वहीं मार्च में मायावती आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से हटाते हुए आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। मायावती ने तब कहा था कि आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित करके अपने ससुर आकाश सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है, जिससे उनका पश्चाताप करना अपनी परिपक्वता दिखानी थी। हालांकि अप्रैल में मायावती ने वापस आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में बवाल देखने को मिला है। लॉ स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टरों में भिड़ंत का मामला सामने आया है। अलीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एएमयू कैंप के जेएन मेडिकल कॉलेज में हंगामा और बवाल मच गया है। दरअसल जेएन मेडिकल के ट्रामा सेंटर में लॉ स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई है और इसके बाद से मामला बिगड़ गया और अब आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट की है। यही नहीं, जैसे ही ये खबर फैली तो बड़ी संख्या में लॉ स्टूडेंट ट्रामा सेंटर में इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और मेडिकल इमरजेंसी पर ताला जड़ दिया। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर गंभीर मरीज दर्द से कहर रहे हैं और इमरजेंसी के अंदर से भी मरीजों के बाहर निकाला जा रहा है। और इधर हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके के जेएन मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। आज दिनांक 28/8/2025 को थाना सिविल लाइंस अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में करीब 8:15 बजे एक एएमयू के ही लॉ स्टूडेंट के द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करने की घटना संज्ञान में आई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई तथा मजरूब का डॉक्टरी मुआयना करा दिया गया है। हॉस्पिटल प्रशासन तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। मौके पर शांति है। आज दिनांक यूपी के अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कटरी ग्राम सभा के लोग पिछले 5 दिनों से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। गांव का ट्रांसफार्मर 5 दिन पहले जल गया था और अब तक नया ट्रांसफार्मर लगाया ही नहीं गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन शिकायतों की नज़रअंदाज किया जा रहा है। नतीजा ये है कि पूरे गाँव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इस बिजली संकट से लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। रातें अंधेरे में कट रही है, बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है, किसानों की खेती के कामकाज पर असर पड़ रहा है और गर्मी के मौसम में लोग बेहाल हो गए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर विभाग ने जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला और बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या नाम भैया आपका? राजदीप मिश्रा भाई। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? भैया हमारे गांव को ट्रांसफार्मर बढ़ गया है और 5 दिन हो गया जो उन्हें क्यों कोनो सुनवाई नहीं। हम सब अंधेरे में ही 50 घर के बिजली जो उन्हें बाधित दिया है। 250-300 मनई जो उन्हें सब सड़क पर जो उन्हें रात भर टहरता है, जब बिजली नहीं सोए नहीं पाओ, कुछ नहीं, अंधेरा है, चोरी की आशंका है। दुनिया में चोरी खूब होती है। अंधेरे में हम सब घर रखाई की
क्या करी। हाँ, जेई से शिकायत किन गया है, जेई से बार बार फोन किन जाता है, जेई यही आश्वासन दिए थे हो जाएगा, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, यही कहता है। 5 दिन होगा। क्या नाम भैया आपका? राजदीप मिश्रा भाई। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? भैया हमारे गाँव को ट्रांसफार्मर। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान माहौल बेकाबू हो गया। आरोप है कि जब प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो विरोध कर रहे मां बेटे जेसीबी के आगे लेट गए और इसी दौरान जेसीबी की टीम के साथ साथ दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हजरतपुर बदायूं मार्ग जाम कर दिया। सड़क पर घंटों हंगामा चलता रहा। परिजन घायलों को अस्पताल भेजने नहीं दे रहे हैं और मौके पर मौजूद अधिकारियों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे थे। एसडीएम और सीओ दातागंज टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालातों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के न मानने पर पुलिस ने जबरदस्ती घायलों को अस्पताल भेजने की कोशिश की और इसी दौरान परिजन और पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके बाद भीड़ और भड़क गई और साथ ही पुलिस बल पथराव करने लगे और इसी पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। काफी देर तक हालात तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर स्थिति को काबू कर लिया। कौन है आप? ये हमारा बेटा है। कैसे कैसे घटना हुई, क्या हुआ? घटना हुई पुलिस वालों ने जब महीने वालों ने आई हो ठहरा हुआ, मैंने मारपीट करी। कौन? मशीन से टक्कर मारी। आगे मशीन पे? हाँ, जेसीबी। अच्छा, फिर ना कहाँ लगी, क्या कर रहा था ये लड़का? क्या जब पेट में लगी मशीन टक्कर। जेसीबी चोट लगी, क्या कर रहा था वहाँ जेसीबी? बस बीम सोती थी। अच्छा, हाँ, लड़का वहीं खड़ा था? मैं वहीं खड़ा था। अच्छा, फिर पटक खाई हो, फिर ले लेते तो हटियाड़ी में समझ लो तमन रोक घेरा बंद करी। मैं जोड़ा हमारे मटियार चली भाई अपना समझना। कौन है आप? खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने धर दबोचा है। कासगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर तमंचे से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित का। मेहंदी महादेव मंदिर के पास पुलिस और बदमाश के बीच आमना सामना हुआ और आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी। जानलेवा हमले के आरोपी युवक पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी कासगंज के पतियाली थाना क्षेत्र का मझौला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आज दिनांक 28/8/2025 को आज सायं काल में थाना प्रभारी पटियाली और सिकंदरपुर वैस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, तो पीछे बैठे हुए बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया। पीछे बैठे हुए बदमाश के पैर में गोली लगी। आज यूपी के मैनपुरी की बैठक में सियासी धमाका निकला है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची है और कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शिरकत की और इस दौरान जिले के तमाम अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर विकास कार्यों की समीक्षा हुई और ग्राम पंचायत से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद से मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर बड़ा हमला बोला है। डिंपल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में पहले वोट चोरी की साजिश हो रही है और चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है। इतना ही नहीं, डिंपल यादव ने अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों पर 50% टैरिफ लगाने की तैयारी को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला लागू होता है तो भारत में व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा, बेरोजगारी और भूखमरी और बढ़ जाएगी। वहीं बिहार की वोट यात्रा को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। डिंपल यादव ने कहा कि इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। डिंपल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि संसद में जब भी कोई गंभीर मुद्दा उठता है तो बीजेपी ध्यान भटकाने का काम करती है। काफ़ी सारे समाधान ये हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हमें इस प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैडम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना चल रही है उसमें काफ़ी लंबा घोटाला देखा जा रहा है। जिस तरीके से 98% सदन में जो कार्रवाई की बात कही है वो 46% धरातल पे है।
तो इतने बड़े भ्रष्टाचार किस तरीके में अभी? ये हमने ये संज्ञान में लाए हैं और कहा भी है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो तोड़ दी गई हैं और बहुत कम जल जीवन मिशन के तहत जितने गाँव को प्रमाण पत्र देना चाहिए था उतना प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। बहुत ही मुझे लगता है 82% प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। तो हमने ये बात रखी है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें। यूपी के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जंगल के रास्ते से गुजर रही नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश कर रहे 2 मंचलों को जमकर पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा है और फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना भोप थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर गुरुवार को 2 युवक नाइम और आजम जंगल के रास्ते से गुजर रही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने लगे। लड़की की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। ग्रामीणों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि किसी ने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालातों को काबू किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पर आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, बाकर नगर भोपा क्षेत्र में आज क्या घटना हुई है? आज शाम को थाना भोपा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बाकर नगर गांव में जंगल के रास्ते में एक नाबालिग युवती के साथ 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़ करी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया और मौके पर जाकर दोनों युवकों को पकड़ा गया और अभी इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों युवक हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई इसमें जारी है। सर, यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने लूटकांड का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड की वारदात के बाद से पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल 4 महीने पहले खेत में जाती एक बुजुर्ग महिला से 2 बदमाशों ने सोने के कुंडल लूट लिए थे और इस लूटकांड में शामिल साथी लुटेरे के साथ पुलिस एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फिलहाल इन्हें धर दबोचा है और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कब्जे से नकदी भी मिले हैं, बाइक और तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी ने इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस टीम को 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। भौरा कला में एक व्यक्ति जो है कान में कुंडल छीनने का अपराधी था। अप्रैल महीने से वांछित चल रहा था। 15,000 रुपए का इनाम था। मेजर नाम है उसको जो है सामने के निवासी है, 40 साल का व्यक्ति है। इसे गिरफ्तार किया गया है तथा इसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं और ये सातिर अपराधी है, लुटेरा है। इसे पुलिस मुठभेड़ में जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, पुलिस उसको पीछा करती है, तो उसी आधार पर ये पुलिस फायर करता है, जिसके आधार पुलिस फायर कर इसके पैर में गोली लगती है और इसे गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर जिला प्रशासन का बुलडोजर भूमाफियाओं पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के सख्त निर्देश पर सदर तहसील के किशनपुर राय गांव की करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। दरअसल सरकारी अभिलेखों में संख्या 31 तालाब की जमीन के रूप में दर्ज है, लेकिन भूमाफिया इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे थे। शिकायत मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले की जाँच करवाई और आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर भूमाफियों के सारे अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करा दिए हैं। सर, कुछ तालाब की जमीन खाली कराई गई, क्या है पूरा मामला? कांटा संख्या 3132 जो कि तालाब में नियत की गई थी, इस पर कुछ अवैध अतिक्रमण की शिकायत थी, तो इसके चिन्हांकन हेतु टीम भेजी गई थी कल, जिसके क्रम में राजस्व टीम द्वारा मौके पर दीवार और कुछ प्लॉटिंग की तत्व पाए गए, जिसको हटा दिया गया नियमानुसार। लगभग इसकी कीमत क्या रही होगी? इसकी मार्केट मूल्य कुछ करोड़ में बताया। सर, कुछ तालाब की जमीन खाली कराई गई, क्या है पूरा मामला? कांटा संख्या 3132। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदलते मौसम का सीधा असर अब लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। शहर के जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है।
डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में अचानक से ही इजाफा हुआ है और इसी को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना दिया है। सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। सर, संक्रमण बीमारियां फैल रही, जिला अस्पताल में किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे डेंगू को लेकर के हो या मरीजों जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था? पहली बात बता दें, हमें डेंगू वार्ड के लिए हमारा डेंगू वार्ड है, उसमें हमारे बेड आरक्षित हैं, सारी दवाएं हैं और जो मरीज इस समय सीजनल आ रहे हैं उनके लिए हमने एक्स्ट्रा काउंटर खोल दिए हैं और हमारे डॉक्टर समय से बैठते हैं, उनका इलाज करते हैं। जो आवश्यक जांचें होती हैं उनको जांच करा करके उनको ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। सर, दवाओं या रिपोर्ट को लेकर के? दवाएं हमारे पर्याप्त हैं और रिपोर्ट भी हमारी जो उससे संबंधित है वो सारी उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में। यूपी के रायबरेली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। रायबरेली के डलमऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जलाकर मरीजों का इलाज करते हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए जरा, जिस अस्पताल में 24 घंटे बिजली और बेहतर सुविधाओं का दावा किया जाता है, वहीं मरीजों का इलाज टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है। अस्पताल की इस लाचार व्यवस्था का खामियाजा सीधे सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और इस वीडियो के वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक लोगों की जिंदगी ऐसे लापरवाह सिस्टम के भरोसे छोड़ी जाएगी। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर न्यायिक आयोग की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि 1947 में 45% थी हिंदुओं की आबादी और अब घटकर मात्र 15% रह गई है। बता दें कि अब इस पर भी लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद से राजनीतिक हलचल मच गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा पर न्यायिक आयोग ने अपनी 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में न केवल उस दिन की हिंसा का ब्यौरा है, बल्कि पिछले कई दशकों में संभल में हुए दंगों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसे में चौंकाने वाले कई खुलासे भी हुए हैं। आजादी के समय यानी कि 1947 में संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब घटकर महज 15% रह गई है। यानी बीते सालों में करीब 30% हिंदू आबादी कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से अधिकतर लोगों ने या तो पलायन कर लिया है या फिर अन्य कारणों से संभल छोड़ दिया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद ही गंभीर है। जो 45% से आज 15% रह गए हैं, वो 30% हिंदू आखिर कहाँ गए हैं? क्या उन्होंने पलायन किया है, क्या धर्म परिवर्तन किया है या फिर उनकी हत्या कर दी गई है? ये सब कुछ माननीय उच्च न्यायालय और हमारी सरकार तय करेगी। वहाँ पर रिपोर्ट सौंपी है, उसमें क्या कहना है आपका? हमें यही कहना है कि जो भी जांच सौंपी गई है उस जांच के आधार पर जो वास्तविकता होगी कि 45% हिंदू था, वो आज 15% क्यों रह गया? 30% हिंदू कहाँ गया? उसने पलायन किया या धर्म परिवर्तन किया या उनको मार दिया गया? ये रिपोर्ट में तो उसके तथ्य होंगे। उस तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय या हमारी सरकार कार्य करेगी। मैम, ये भी बताया जा रहा है कि समय समय पर वहाँ पर बलवे हुए कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई। ऐसे में सवाल आ रहा है कि हिंदू आबादी आज़ादी के टाइम पर 45% थी, अब घटकर 15 से 20% रह गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने आपको बता दिया कि इसका कारण तो जांच रिपोर्ट में पता लगेगा ना कि वास्तविकता क्या है, क्या कारण है कि आप 30% हिंदू रह गया है। ये जांच रिपोर्ट में ही पता लगेगा कि असली कारण क्या है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।